गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, पिछली क्लासेस में लगातार हमारे और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बना हुआ है, लेकिन जैसा मैं आपसे हर वीडियो में आग्रह कर रहा हूं, आप अपने सुझावों से हमें अवगत कराते रहें ताकि आपके लिए ये वीडियोज़ अधिक से अधिक उपयोगी हो और साथ साथ आपके शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति भी करता हो। कल हमारी चर्चा दोस्तों कोशिका के भाग 4 पर हुई थी और भाग 4 पर डिस्कशन के दौरान मैंने जो अंतिम चीज़ आपसे बताई थी वो अंतिम चीज़ थी आपका केंद्रक, जिसे हमने नाम दिया था कोशिका का मस्तिष्क। जैसे हमारे मानव शरीर की अगर बात की जाए तो मानव शरीर में जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, यानी जो हमारे नर्वस सिस्टम का केंद्रीय भाग होता है, इसका वजन भले ही हमारे शरीर के वजन का केवल 2% है, लेकिन यह संपूर्ण शरीर के ऑक्सीजन की खपत का 17% अकेले करता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि ये जो हमारा मस्तिष्क है ये एक बहुत ही जटिल संरचना है, एक ऐसा केंद्र है जो हमारे शरीर की सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ साथ शरीर की फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करने का काम वो करता है। ठीक उसी तरह केंद्रक की भी बात करेंगे कोशिका के भीतर, कि कोशिका के भीतर जो केंद्रक मौजूद होता है दोस्तों वो भी ऐसा ही काम करता है, यानी वो भी एक जटिल संरचना का कारक होता है और वो हमारे शरीर यानी कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका के शरीर की सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण करता है। दोस्तों, केंद्रक में मैंने आपसे बताया था कि केंद्रक को जो घेरे रखने वाली झिल्ली होती है, वो झिल्ली जो होती है दोस्तों आपकी प्रोटीन और वसा से बनी होती है और उसी झिल्ली के आधार पर हमने कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में वर्गीकृत किया था। ये जानकारी आपको हमने कल दी थी और यहीं तक हमारी चर्चा अपनी पिछली क्लासेस में हो पाई थी। अब अगर ऐसे में देखा जाए तो कोशिका के भीतर ये केंद्रक है दोस्तों, लेकिन केंद्रक के भीतर भी एक चीज होती है। ये तो आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस है। केंद्रक के भीतर का जो भाग होता है इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों केंद्रिका। केंद्रिका को अंग्रेजी में कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ध्यान दीजिएगा, केंद्रिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूक्लियोलस कहते हैं। और यह केंद्रक के भीतर जो है वो मौजूद होता है। सबसे बड़ी चीज कि ये केवल किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो इसका जवाब होगा ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कैसी कोशिकाओं में पाया जाता है दोस्तों? ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और इसी केंद्रिका में मौजूद होता है उसका आरएनए। आरएनए क्या है दोस्तों? एक बहुत बढ़िया सवाल है कि आरएनए क्या होता है। तो दोस्तों आरएनए जो होता है किसी भी जीव की, किसी भी कह सकते हैं आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर मौजूद वह भाग होता है जो कि मुख्य भूमिका निभाता है किस प्रक्रिया में? तो जवाब है आपका कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में। कोशिका विभाजन यानी इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती जाती है और इस तरह से कोशिका के ढेर सारे श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये चक्र जो है यहां पर लगातार चलता रहता है सेल का। तो ये आरएनए जो आप देख रहे हैं इसका वास्तविक नाम क्या है? तो दोस्तों इसे बोला जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये नाम जो है हम लोग आरएनए के लिए प्रयोग करते हैं। आरएनए जो होता है ये कोशिका का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और इसमें जो मौजूद होता है दोस्तों वो एक्चुअल में या वास्तविकता में अगर आप कहें तो क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन जो है ये धागे जैसी संरचना है, धागे जैसी संरचना है दोस्तों ये क्रोमैटिन आपका। और यही धागे जैसी संरचना जो क्रोमैटिन है यही आपका आनुवांशिक डीएनए तंतु होता है। क्या होता है ये क्रोमैटिक? ये क्रोमैटिन जो है आपका आनुवांशिक डीएनए तंतु होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि यही जो क्रोमैटिन है ये आपका डीएनए
तंतु है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ले जाता है। आगे अभी हम लोग अपने आगे के समय में इस क्लास के दौरान ही डीएनए के बारे में और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पर आरएनए की बात करें तो आरएनए के बारे में एक चीज़ और पूछा जाता है कि आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों आरएनए को हम उसके प्रकार के आधार पर, उसकी उपयोगिता के आधार पर 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। चलिए वो देखते हैं क्या है। तो आरएनए को हमने कहा 3 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका एमआरएनए होता है दोस्तों, एक होता है आपका टीआरएनए, और एक होता है आपका आरआरएनए। इसको कैपिटल ही रखें। ये 3 प्रकार एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। और इन तीनों का काम क्या होता है, चलिए हम इसी के साथ इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखें कि आरएनए का जो मुख्य काम है वो है कोशिका विभाजन के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। लेकिन इसके अलावा कोशिका का जब विभाजन होता है दोस्तों, तो नई कोशिका के निर्माण के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ है आपका प्रोटीन। यानी प्रोटीन जो होता है ये कोशिका निर्माण में किसकी भूमिका निभाता है। अगर ये क्वेश्चन आपके आया सामने, पूछा कि कोशिका के निर्माण में कच्चे माल की भूमिका का निर्वहन कौन करता है, तो आपका जवाब होगा ये काम करता है दोस्तों प्रोटीन। पर ये प्रोटीन बनता कैसे है, इसी को समझने के लिए हम आरएनए का इस्तेमाल करेंगे। एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ध्यान रखें कि प्रोटीन जो है ये किस चीज से बना होता है, तो इसका सीधा जवाब होगा दोस्तों अमीनो अम्ल से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए का निर्माण किस चीज से होता है, तो उसका जवाब होगा आपका अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड से होता है। अब कितने प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत होती है, तो इसके निर्माण के लिए हमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। अब इस 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड हैं, ये आपका अगला सवाल बन गया। लेकिन इस 20 प्रकार में से इसे भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 10 प्रकार के और अलग 10 प्रकार के। इसमें से जो 10 प्रकार के अमीनो एसिड हैं उन्हें हमारा शरीर स्वयं निर्मित कर लेता है, ये हमारे शरीर में बनते हैं। लेकिन बाकी के जो बचे हुए 10% हैं इसको हम लोग भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं या भोजन के रूप में हम इसे ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद भूमिका शुरू होती है आरएनए की। ध्यान दीजिएगा, जिन अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, या जिन अमीनो अम्लों से आपका प्रोटीन बनता है, उनकी संख्या आप देख ही रहे हैं, 20 प्रकार की आपको बताई गई है। तो इन 20 प्रकार की अमीनो अम्लों की पहचान करने का काम जो करता है वो एमआरएनए, यानी इसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं दोस्तों इसे, मैसेंजर आरएनए, यानी इसे हिंदी में हम लोग संदेशवाहक आरएनए का नाम भी देते हैं। ये उन अमीनो अम्लों की क्या करेगा, पहचान करेगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है और हर दिन की अपनी क्लासेस में मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको उन सभी प्रश्नों से अवगत कराया जाए, उन सभी प्रश्नों के बारे में बताया जाए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया कि एमआरएनए जो होता है, मैसेंजर आरएनए जो होता है, वो अमीनो अम्लों की पहचान करता है। और अमीनो अम्ल किस काम में सहायक हैं, तो अमीनो अम्ल दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में सहायक हैं। प्रोटीन निर्माण के लिए जो है कितने प्रकार के अमीनो अम्ल चाहिए, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल चाहिए। इन 20 प्रकार में से कितने प्रकार के अमीनो अम्ल हमारा शरीर स्वयं बना लेता है, तो इसका जवाब आप देखें 10 प्रकार का। बाकी के 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हम भोजन से प्राप्त करते हैं। और उसके अलावा अगर कोशिका के निर्माण के लिए इसने पूछा कि कच्चा माल कौन होता है, तो आपका उसका जवाब भी दिया जाएगा प्रोटीन होता है। ठीक है, दूसरी चीज, जिन अमीनो अम्लों की पहचान होती है उन अमीनो अम्लों को उस स्थान तक लाना पड़ता है जहां पर अमीनो अम्ल बदलेंगे किसमें, प्रोटीन में। तो ध्यान रखें, अमीनो एसिड से या अमीनो अम्ल से
प्रोटीन बनने की क्रिया को हम क्या नाम देंगे? तो इसके लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं दोस्तों वो है संश्लेषण। ये नाम ध्यान रखिएगा, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? संश्लेषण कहेंगे दोस्तों। संश्लेषण या इसी को हम लोग सिंथेसिस का भी नाम देते हैं। अब इनको लाने का जो काम करता है वो टीआरएनए करता है। टीआरएनए का मतलब होगा दोस्तों ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर यानी स्थानांतरण आरएनए। ये उन अमीनो अम्लों की पहचान करके उन्हें पहुंचाता है कहां पर? जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होगा। और फिर आती है बारी आरएनए की। इसे कहते हैं दोस्तों राइबोसोमल आरएनए। ये नाम आपके सामने है। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए आप देख रहे हैं, यही राइबोसोमल आरएनए है जो बदल देता है अमीनो एसिड को किसमें? प्रोटीन में। तो इस तरह से ये एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए का काम आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न आ जाता है आपके पास। धीरे धीरे हम लोग कोशिका को समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। कोशिका के अध्ययन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी कोशिश ये आपकी भी होनी चाहिए कि आप इसे वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करें। अपने पास मौजूद जो शैक्षिक कह सकते हैं पुस्तकें हैं, जो आपके पास नोट्स मौजूद हैं, उन नोट्स को भी आप स्टडी करते रहें। साथ साथ अगर आवश्यक लगे, आपको ऐसा कुछ मैटर मिल रहा है जो आपके पास मौजूद नोट्स में नहीं है, तो आप ऐसे नोट्स को ज़रूर आप देखें। इस वीडियो को भी आप देखकर नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आरएनए की जानकारी हमने यहाँ पर दी। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि ये आरएनए अमीनो एसिड को यानी अमीनो अम्ल को कहाँ ले जाता है? जहाँ पर अमीनो अम्ल से बनते हैं क्या? प्रोटीन बनते हैं। और इस क्रिया को हमने नाम क्या दिया दोस्तों? इस क्रिया को हम लोगों ने कहा सिंथेसिस। सिंथेसिस की हिंदी क्या होती है? तो सिंथेसिस की हिंदी होती है दोस्तों संश्लेषण। चलिए ये जान लेते हैं। और इस काम को करने के लिए हमें इस संरचना का भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए। आपको याद होगा ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बना करके बताया था। ये किस चीज की संरचना है? तो अगर आपको याद हो तो ये संरचना जो है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईपीआर की है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी नाम देखिए, बहुत ज़रूरी है जान लेना आपका, क्योंकि हिंदी में कई बार ये शब्द पूछे जाते हैं और न जानकारी होने पर दिक्कत हो सकती है। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों अंतः प्रद्रव्ययी जालिका। ये नाम जो हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अंतः प्रद्रव्ययी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम जो है इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एस प्रकार का और आर प्रकार का। इसमें एस प्रकार का मतलब क्या होगा दोस्तों? एस प्रकार का मतलब होगा स्मूथ और आर प्रकार का मतलब होता है रफ यानी खुरदरा और स्मूथ यानी चिकना। ध्यान देखें यहाँ पर स्मूथ शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है इस प्रकार की संरचना वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, जिसमें ऐसी कोई संरचना या इस पर किसी प्रकार की दानेदार संरचना नहीं है। लेकिन इसका एक प्रकार आप देखेंगे तो उस पर जो रफ प्रकार होता है, जो खुरदरा प्रकार होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ऐसी उभरी हुई दानेदार संरचनाएं होती हैं इस तरह की। तो ये उभरी हुई जो दानेदार संरचनाएं हैं, अगर आपको कल की कोशिका का चित्र याद हो, आपने उसे देखा हो, ठीक से उसको अध्ययन किया हो, तो आप जानते होंगे कि इस उभरी हुई संरचना को कहा जाता है दोस्तों राइबोसोम। और राइबोसोम के लिए ही मैंने आपसे कहा था कि राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पर आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यहीं पर आपका जो प्रोटीन निर्मित होता है।
ये आपको यहां पर जानकारी दी जा रही है। अब यहां पर ही यानी इसी राइबोसोम पर ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए अमीनो एसिड को ले आता है, यानी ये इसे यहां पर पहुंचाता है और यही राइबोसोम के द्वारा अमीनो अम्ल को संश्लेषित करके प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब बात यहां पर थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जिसे आपने ईपीआर कहा है, इस ईपीआर का जो इसकी खोज की गई थी, पहली बार इसका जो डिस्कवरी इसकी हुई, इसकी खोज सन 1945 में की गई। कब की गई दोस्तों? 1945 में की गई। जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की उनका नाम था पोर्टर। कहीं कहीं पार्टर भी लिखा मिल जाएगा आपको, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके लिए। इनका नाम क्या था? पोर्टर था और इन्होंने इसे सन 1945 में इसे खोजा था। लेकिन ध्यान रखें कि जब इसे खोजा गया था उस समय इसका नाम अंतःप्रद्रव्ययी जालिका नहीं था, बल्कि इसका नामकरण जो किया गया था वो नामकरण किया गया था सन 1953 में। 1943 में जो है इसका नामकरण किया गया और इसे नाम दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ये नाम आपको यहां पर मिलेगा। एक प्रश्न और इससे इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, पूछ लेता है कभी कभी कि कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं। अब कंकाल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कंकाल जैसे हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो स्केलेटन है, मानव शरीर में जो कंकाल तंत्र है, इसके बहुत से कार्यों में से सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कोशिका के लिए भी एक आकार प्रदान करने की खातिर कोशिकीय कंकाल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है दोस्तों? ये काम करेगा कोशिकीय कंकाल की तरह, और इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है ये वाला, साइटोस्केलेटन। ये नाम आप यहां पर ध्यान रखिएगा। साइटोस्केलेटन शब्द या इसी का हिंदी रूपांतरण क्या है? कोशिकीय कंकाल। ये किसे कहा जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है हम ये नाम देते हैं, और ये इसलिए देते हैं दोस्तों क्योंकि ये कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है, यानी कोशिका का जिसे हम एक तरह से आधार कहते हैं, इस जीव द्रव्य को एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम आपका कोशिकीय कंकाल यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, और यहां यह भी ध्यान रखें कि चूंकि इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद है राइबोसोम, तो जब ये राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं तो ये प्रोटीन इन्हीं नलिकाओं में भंडारित हो जाता है दोस्तों, स्टोर हो जाता है। इसीलिए मैंने कल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नाम आपको क्या बताया था? वो था प्रोटीन का भंडार गृह। ये नाम आपको कल हमने दिया था कि प्रोटीन का भंडार गृह किसे कहा जाता है, तो उसके लिए भी आपके पास जवाब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में आप चाहें तो इसका नाम है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसके माध्यम से समझने का प्रयास किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, आरएनए क्या है और राइबोसोम क्या है। तो तीनों चीजें आपको आशा करता हूं दोस्तों कि समझ में आ गई होंगी। अब हम एक और चीज की बात करेंगे, वो चीज जिसे यूं तो सन 1894 में खोजा गया था, और इसे खोजा था आल्टमैन ने। आल्टमैन ने इसकी खोज की, लेकिन इसका जो नामकरण है आज हम इसे जिस नाम से जानते हैं दोस्तों, वो नाम आल्टमैन ने नहीं दिया है, बल्कि वो नाम दिया गया सी बेंडा के द्वारा। आप इन्हें चार्ल्स बेंडा भी कह सकते हैं। ये नाम दिया गया, क्या था ये नाम? ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए। और आल्टमैन ने जब इसे खोजा, उस समय दोस्तों इसे कुछ और बोला जाता था। उस समय इसे बोला जाता था बायोप्लास्ट। तो कोशिका में मौजूद किस एक कारक को, किस एक घटक को बायोप्लास्ट कहा जाता था?
जिसकी खोज 1894 में आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की। तो दोस्तों सी बेंडा ने इसी बायोप्लास्ट को कहा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी वही माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का जिसे हम ऊर्जा गृह कह करके बुलाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम आप देखें सी बेंडा के द्वारा जो है ये नाम दिया गया है। ये एक बढ़िया सवाल बन गया आपका। खोज पूछा गया कब की गई, तो आपका आंसर होगा सन 1894 में आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने जो है वो इसकी खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। मैं आपको इसका एक संक्षिप्त चित्र बना करके बता देता हूं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों इसका, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पर ये उभरी हुई आपको संरचनाएं दिखाई देंगी, इस प्रकार की दानेदार संरचना उभरी हुई। इन उभरी हुई दानेदार संरचनाओं के लिए भी एक विशेष नाम प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और वो विशेष नाम है क्रिस्टी का। क्रिस्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें। अगर आपसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता है, अगर इसका आकार पूछता है दोस्तों, तो ध्यान रखें 0.2 से 0.7 माइक्रोन ये इसका आकार हो सकता है। 0.2 से 0.7 माइक्रोन तक का इसका आकार हो सकता है, ये इसकी मोटाई हो सकती है। और अगर इसकी लंबाई पूछता है तो लंबाई जो है दोस्तों 1 से 2 माइक्रोन तक हो सकती है। ये याद रखिएगा, 1 से 2 माइक्रोन तक की जो है इसकी लंबाई हो सकती है। इसका जो बाहरी आवरण है इसको बाह्य झिल्ली या इसी को अंग्रेजी में आउटर मेम्ब्रेन बोला जाता है, इसके बाहरी आवरण को। ये क्रिस्टी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये उभरी हुई दानेदार संरचनाएं आपको दिख रही हैं। ये उभरी हुई दानेदार संरचनाएं क्या काम करती हैं, तो याद रखिए ये जो है आपका कोशिकीय श्वसन का कार्य करती हैं। यानी कोशिकाओं का जो श्वसन होता है वो किसकी माध्यम से होता है दोस्तों, तो जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के माध्यम से जो है इसका कोशिकीय श्वसन होता है। एक बात और यहां पर जान लें, यहां पर जो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया दी गई, कई बार इसका अंग्रेजी नाम भी पूछता है, तो अंग्रेजी में आप इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये नाम आप यहां पर ध्यान रखिएगा। कोशिकीय श्वसन के लिए हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहां पर भी 5 प्रश्न दिख रहे होंगे। पहला, कोशिका की खोज सर्वप्रथम कब की गई दोस्तों, तो 1894 में की गई। किसने की, तो आल्टमैन ने। दूसरा क्वेश्चन, शुरू में इसे नाम क्या दिया गया था, तो बायोप्लास्ट। चौथा सवाल, इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, सी बेंडा ने दिया। इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 0.2 से 0.7 माइक्रोन की, और लंबाई 1 से 2 माइक्रोन। इसका उपनाम क्या है दोस्तों, तो पावर हाउस है। इसकी संरचना में उभरी हुई दानेदार संरचनाओं को जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है, उसका काम क्या है, तो कोशिकीय श्वसन करना जो है उसका काम है। तो ये 6-7 सवाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ और भी अच्छे सवाल हैं। जैसे एक और वैज्ञानिक का नाम मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, रैकर। ध्यान दीजिएगा, रैकर जो है एक वैज्ञानिक हैं और इनका भी अनुसंधान माइटोकॉन्ड्रिया से ही जुड़ा हुआ है, रैकर का। तो रैकर जो है दोस्तों, उन्होंने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संरचना का अध्ययन किया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संरचना का पहली बार अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, तो आपका जवाब है दोस्तों, ये काम करने वाले वैज्ञानिक हैं रैकर। और रैकर के द्वारा जब इसका अध्ययन किया गया तो उन्होंने बताया दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो 75% भाग है और 25% भाग है, ये 2 तरह के हिस्से हैं इसके। 75% भाग माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों प्रोटीन से बना हुआ है,
जबकि शेष 25% जो आप देख रहे हैं ये बना है लिपिड से। लिपिड्स दोस्तों, इसे हम लोग हिंदी में वसीय अम्ल की संज्ञा देते हैं। इसे हम वसीय अम्ल जो है, फैटी एसिड्स भी इन्हें लिपिड्स को कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, अगर मोटाई की बात की गई तो मोटाई को एंगस्ट्राम में कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिए कि इसकी जो मोटाई है, अगर एंगस्ट्राम में पूछता है दोस्तों तो 75 एंगस्ट्राम तक की इसकी मोटाई हो सकती है, या 75 से भी ज़्यादा, आप इसे 85 लिखें ज़्यादा बेहतर होगा। ये 85 एंगस्ट्राम तक की मोटाई हो सकती है। अगर पूछता है कि इसमें प्रोटीन जो होता है वो कितना होता है, कोशिका का कितना हिस्सा प्रोटीन का माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है, तो याद रखिए कोशिका की संपूर्ण जो प्रोटीन होती है दोस्तों, यानी कोशिका के कंप्लीट प्रोटीन का 35% प्रोटीन जो होता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये हिस्सा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ इसमें इसके अलावा अगर देखें तो सल्फर, कॉपर, ध्यान दीजिएगा, सल्फर, कॉपर और आयरन की मात्रा, आयरन यानी लौह तत्व की बात हो रही है, सल्फर, कॉपर और आयरन की मात्रा भी इसमें पर्याप्त पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया के जीव द्रव्य में पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जीव द्रव्य में किसकी मात्रा होती है, किन खनिजों की? तो सल्फर है, कॉपर यानी तांबा और आयरन यानी लौह तत्व जो है, ये तीनों इसमें पाए जाते हैं। तो यहां पर आपको देखिए 6 सवाल के करीब दिख रहे हैं। पहला कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी बायोप्लास्ट की रासायनिक संरचना का पहली बार अध्ययन किसने किया? तो रैकर ने किया। दूसरा, इसमें मौजूद प्रोटीन का हिस्सा 75% और 25% भाग क्या है? लिपिड्स है। लिपिड क्या होता है दोस्तों? तो लिपिड आपका वसीय अम्ल होता है। इसकी मोटाई को अगर एंगस्ट्राम में पूछा गया तो आप बताएंगे 85 एंगस्ट्राम तक इसकी मोटाई होगी। इसकी यानी कोशिका की संपूर्ण प्रोटीन का कितना प्रतिशत भाग माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो आप देखें संपूर्ण प्रोटीन का 35% भाग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और इसमें कौन से मुख्य खनिज पाए जाते हैं? तो सल्फर, कॉपर और आयरन की मात्रा इसमें पर्याप्त रूप से पाई जाती है। ये जो संरचना हमने आपको यहां पर बताई दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया की। एक चीज और यहां पर जान लें, इसी में डीएनए और आरएनए भी आंशिक रूप से पाया जाता है। लेकिन जो यहां पर डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, डीएनए ये सामान्य डीएनए से अलग होता है। डीएनए क्या होता है दोस्तों? तो आपको कल की वीडियो में भी बताया गया था और आज भी मैंने शुरुआत में ही आपको ये जानकारी दी है कि डीएनए जो होता है ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। और इसका अगर पूरा नाम आपसे पूछा गया तो आप इसे कहेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये नाम जो है आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे डीएनए के लिए। डीएनए की जो सामान्य संरचना होती है दोस्तों वो कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की सर्पिलाकार संरचना इसकी होती है। लेकिन ये 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय आकृति होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये आकृति जो होगी वो त्रिविमीय होगी, 3 डायमेंशनल होगी, ठीक है। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर अगर पूछता है किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है तो ये इससे अलग होता है। अलग क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उसकी संरचना इसकी सामान्य संरचना से भिन्न होती है। वो कुछ इस तरह का होता है, यानी ये सर्पिलाकार डीएनए होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये डीएनए जो होगा वो कैसा होगा दोस्तों? ये डीएनए आपका सर्पिलाकार होता है, इस तरह का। तो कहाँ का डीएनए सर्पिलाकार पाया जाता है? तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो सर्पिलाकार होता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा एक मामला नारायण दत्त तिवारी यानी एनडी तिवारी का। एनडी तिवारी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री की भूमिका वो निभा चुके हैं। हालांकि वो फिलहाल हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन
कुछ समय पहले एक विवाद हुआ था उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर, जहां पर यह कहा जा रहा था कि एनडी तिवारी का एक बेटा भी है, रोहित तिवारी। जब उसने अपने को एनडी तिवारी का पुत्र बताया तो इसकी प्रामाणिकता को परखने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने यानी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आदेश दिया, यानी आनुवांशिक रूप से यह पता लगाने का आदेश दिया कि क्या रोहित तिवारी के वास्तविक पिता एनडी तिवारी ही हैं। और इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम किया गया। और उसके लिए जो डीएनए लिया जाता है दोस्तों, वो डीएनए कहां से लिया जाता है? तो इसका एक बहुत बढ़िया जवाब है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है दोस्तों? ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। ठीक है, फिलहाल आशा करता हूं कि आज का कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आप उसकी प्रतिक्रिया भी हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है दोस्तों, ताकि हम अपने उद्देश्यों को आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बना सकें। हमारी आगे की चर्चा कोशिका में इसकी अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।